Center of gravity by integration 20th video. Welcome all of you. Miscellaneous examples video number 2. आइए कुछ एक दो एग्जाम्पल पढ़ें. दो एग्जाम्पल कर लेते हैं क्योंकि इसको तो हमने पहले से थोड़ा लिख दिया है, टाइम बचेगा. एग्जाम्पल 30 टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वॉल्यूम फाउंड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोलाज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by अबाउट एक्स एक्सिस. यानी इस एरिया को, ये पैराबोला है हरा वाला, ये कौन सा पैराबोला है, ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by और ये नीला वाला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax. इन दोनों के बीच में जो एरिया पड़ रहा है, मैंने डॉटेड रीजन से दिखा रखा है, इस एरिया को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाया गया. जो सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन बनेगा उसके वॉल्यूम की सीजी निकालनी है. पहले हम लोग जो पढ़े हुए हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, तो उसमें जो इस एरिया को घुमाया करते थे उसमें एक्स एक्सिस एक बाउंड्री लाइन थी अथवा वाई एक्सिस एक बाउंड्री लाइन थी. ठीक है ना. तो अभी हम क्या करेंगे कि मान लो हम एक्स एक्सिस को बाउंडिंग लाइन ले लें और ये एरिया, जरा ध्यान से मेरी उंगली को देखना, ये इतने को घुमाएंगे जब और स्ट्रिप पूरा खड़ा करेंगे यहाँ तक. ओके. यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट xy1, यहाँ पे xy2 लिख रखा है. तो एलिमेंट का मास क्या होगा, एलिमेंट का मास होगा पाई y1 स्क्वायर डेल्टा x रो. और जब इसको घुमाएंगे हम, इस वाले को जो वाइट दिख रहा है, देखो उंगली फिरा रहा है, बाउंड्री पे उंगली फिरा रहा है, ये इतने हिस्से को जब हम एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे, ये रेडियस बन जाएगा एलिमेंट्री डिस्क का. तो पाई y2 स्क्वायर डेल्टा एक्स इंटू रो एलिमेंट्री मास हो जाएगा. अब हम जब इतने हिस्से को घुमा रहे हैं तो वही होगा, पहले पूरे को घुमाया माइनस सिर्फ इतने को घुमाया, तो एलिमेंट्री मास डेल्टा एम बराबर हो जाएगा पाई y1 स्क्वायर डेल्टा एक्स रो माइनस पाई y2 स्क्वायर डेल्टा एक्स रो, वेयर रो इज द वॉल्यूम डेंसिटी विच कैन बी रिटन एज पाई इंटू y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर डेल्टा एक्स रो. इसके पहले हमने क्या किया है, दोनों पैराबोलास का इंटरसेक्शन निकाल लिया है. ठीक है, इंटरसेक्शन निकालना आपको आता ही है. एक तो x इक्वल टू 0 आया है, ठीक है, यहाँ पे, और एक यहाँ पे x इक्वल टू 4a टू द पावर 1/3 b टू द पावर 2/3 आया है, जिसको सुविधा के लिए हमने लेमडा मान लिया है. फिलहाल लास्ट में इसकी वैल्यू रख देंगे. सीजी ऑफ एलिमेंट, जाहिर सी बात है, इसको जब आप एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाओगे, चारों तरफ ऐसे घूमेगा ये, तो यहीं पर बनेगा सेंटर, और जो ओपन डिस्क बनेगा ना उसका सेंटर यहाँ पे बनेगा. तो यही होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी. n हमने लिख दिया है इस पॉइंट को, n x0 कोऑर्डिनेट होगा उसका, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो वही होगी जो यहाँ से पूरे स्ट्रिप की है. यहाँ भी x कोऑर्डिनेट x है, यहाँ भी x कोऑर्डिनेट x है, यहाँ भी x कोऑर्डिनेट x है. तो n x0 इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एलिमेंट एंड सो x डैश इक्वल टू x, y डैश इक्वल टू 0. यहाँ तक बात समझ में आ गई. सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वॉल्यूम, जिस वॉल्यूम की सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है उसकी बारी है. हेडिंग डाल डाल के कर दे रहे हैं, इससे बढ़िया लगेगा. तो y बार तो 0 हो गया क्योंकि x एक्सिस के अबाउट घुमाया जा रहा है. और अब x बार निकालिए. x बार बराबर होता है इंटीग्रल x इंटू, या ऐसे लिख दीजिए x डैश dm डिवीजन इंटीग्रल dm इक्वल टू इंटीग्रल x डैश x है और dm में लिखा हुआ पाई रो ब्रैकेट y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर dx डिवीजन इंटीग्रल पाई रो y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर और dx. x की लिमिट 0 टू लेमडा. लेमडा क्या है, ये लिखा हुआ है 0 टू लेमडा. लेमडा क्या है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ. लेमडा इक्वल टू
4a⁻³ 1/3 इंटू b⁻2/3। बस इसी को कैलकुलेट करते चलिए। हाँ, फिगर की जरूरत खत्म हो गई। ना, जरूरत तो नहीं खत्म हुई। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से बना दे रहा हूँ। y1 y2 लेना होगा ना। एक तो ये पैराबोला है, एक पैराबोला ये है x y1 और ये है x y2। बस इतनी सी बात। पाई रो कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to λ x इंटू ब्रैकेट में y1 माने इस पैराबोला के y का स्क्वायर। ये पैराबोला है y² = 4ax। तो y1² कितना हो जाएगा, 4ax माइनस y2² इस पैराबोला के y का स्क्वायर, x² = 4ay। तो y का स्क्वायर हो जाएगा x⁴ अपॉन 16a² dx। डिवीजन इंटीग्रल 0 to λ ब्रैकेट 4ax माइनस x⁴ अपॉन 16a² dx। ये इसीलिए फिगर की जरूरत थी कि हम बता सकें कि y1 और y2 किस पैराबोला के y हैं। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to λ ब्रैकेट 4ax² माइनस x⁵ अपॉन 16a² dx। डिवीजन इंटीग्रल 0 to λ 4ax माइनस x⁴ अपॉन 16a² dx। दिस इज इक्वल टू 4ax³ अपॉन 3 माइनस x⁶ अपॉन 96a²। 0 to λ डिवीजन ax² 2 अपॉन 2 आएगा ना, माइनस x⁵ अपॉन 80a²। 0 to λ, 0 से कुछ आएगा नहीं, सिर्फ λ रख दीजिए। 4a³ अपॉन 3 माइनस λ⁶ अपॉन 96a² डिवीजन 2a² माइनस λ⁵ अपॉन 80a²। बस कैलकुलेशन पूरा हो गया। अब लेमडा की वैल्यू रख दिया जाए, नहीं इतना मोटा लेमडा ढूंढना पड़ता ना, बार बार लिखना पड़ता। अच्छा, लेमडा की वैल्यू रखने से पहले हम λ² तो कॉमन करके काट ही सकते हैं ना। तो λ² काट दो तो ये हो जाएगा 4a λ अपॉन 3 माइनस λ⁴ अपॉन 96a² डिवीजन 2a माइनस λ³ अपॉन 80a²। ये रहा, ठीक है भाई। पहले वाले में से लेमडा निकालने बाहर। हाँ, बस लेमडा की वैल्यू रखनी, बस हो गया, गणित पूरा हो गया। implies that x bar is equal to lambda कॉमन ले लिए, 4a/3 माइनस λ³ अपॉन 96a²। ये रहा 96a² ना, (96a² कहाँ से लिख लिए हम, गलत लिख लिए। देखो
थोड़ी हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई भाई। ये था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और ये वाला था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay नहीं है, 4by है। तो अब पीछे से चलिए, पीछे से सही करिए सबको, इसी पर सही करना है ना। अपॉन बी स्क्वायर होगा, यहाँ बी कर दो, इसके पहले स्टेप भी टिक कर लेना, अपॉन बी स्क्वायर। और ऐसे यहाँ भी अपॉन बी स्क्वायर। बस एक दो स्टेप की बात है बच्चा। अपॉन बी स्क्वायर, अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर। बस इसके पहले जरा एक स्टेप देख लेना, यहाँ पर भी बी स्क्वायर, डिवीजन ब्रैकेट 2a माइनस लेमडा क्यूब अपॉन 80b स्क्वायर। अब लेमडा की वैल्यू डालना, लेमडा इक्वल टू 4, a टू द पावर 1/3, b टू द पावर 2/3 ब्रैकेट 4a/3 माइनस लेमडा क्यूब 64ab स्क्वायर अपॉन 96b स्क्वायर डिवीजन 2a माइनस लेमडा क्यूब 64ab स्क्वायर अपॉन 80b स्क्वायर। ये रहा। इक्वल्स टू 4 a टू द पावर 1/3 b टू द पावर 2/3 ब्रैकेट 4a/3 माइनस 32 से कट जाएगा ना, 32 दूनी 64 और 32 तियाँ 96, बी स्क्वायर कट गया तो ये इतना आ गया। डिवीजन ट्वाइस ए माइनस 16 से कट जाएगा, 16 चौके 64 और 16 पचे 80, बचा ए, ये रहा। इक्वल्स टू 4 a टू द पावर 1/3 b टू द पावर 2/3 2a/3 डिवीजन 6a अपॉन 5 इक्वल्स टू 8a अपॉन 3 इंटू 5 अपॉन 6a और इंटू a टू द पावर 1/3 b टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू, कुछ कटे वटेगा भैया? हाँ ये कटेगा, ये 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8 तो 4 पंजे 20 हो जाएगा अपॉन 3 तरीके 9, 20/9 और ये लोकल ए कट गया, ये बचा 20/9 a टू द पावर 1/3 इंटू b टू द पावर 2/3। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब आइए एक एग्जाम्पल और निपट लिया जाए। मिटाते हैं। Example 31. If A and B are centers and small r1 comma small r2 be the radii of the plane ends of the frustum हिंदी बोलते हैं उसको चिन्नक ऑफ अ होलो राइट सर्कुलर कोन
ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। रो यूनिफॉर्म माने कांस्टेंट है। अगर ये न भी लिखा रहता तो हम कांस्टेंट मान के चलते। हम रो को तब तक कांस्टेंट मान के चलेंगे जब तक ये न दिया हो कि रो वेरी कर रहा है। देन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिवाइड्स द एक्सिस ए बी in the ratio R1 plus 2 R2 is to 2 R1 plus R2। ये रहा। फिगर बन जाएगा तो आपको सब समझ में आएगा। ये रहा। अब पढ़िए। इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर सेंटर्स एंड R1 R2 बी द रेडियाई ऑफ द प्लेन एंड्स ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ हॉलो राइट सर्कुलर कोन। हॉलो राइट सर्कुलर कोन माने फिर सरफेस की बात होगी। तो हॉलो राइट सर्कुलर कोन को दो काटा गया प्लेन से, एक इधर कट कर दिया तो ये छिन्नक आ गया। तो इसका सेंटर है कैपिटल ए, ऐसा कह रहा है, और इसका सेंटर कैपिटल बी। इसका रेडियस R1 है। तो अगर इसका रेडियस R1 है तो इसका कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं ना, ये वाई एक्सिस का पॉइंट है, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट कितना R1, हो गया रेडियस R1। इसी प्रकार से इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ से यहाँ तक x कोऑर्डिनेट होगा। अब ये जितनी दूरी, इसको हाइट ऑफ द फ्रस्टम कहते हैं, तो इसको हम h लिख दे रहे हैं, h कामा रेडियस R2, ये रेडियस ना, यही तो y कोऑर्डिनेट होगा रेडियस के बराबर। ये छिन्नक की ऊंचाई कहलाती है, ये दूरी, हाइट ऑफ द फ्रस्टम। क्लियर? तो इस सरफेस को पैदा करने के लिए हमें लाइन पी क्यू को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाना है। तो लाइन पी क्यू का इक्वेशन चाहिए। जिस कर्व को आप घुमाओगे, जो जनरेटिंग सिस्टम हो गया ना ये, वैसे तो इसको दोनों को हम घुमाएं, लेकिन वही बनेगा सरफेस जो सिर्फ पी क्यू को घुमाने से बनेगा। तो स्टार्ट हम यही ले रहे हैं, बकिया कुछ बहुत हम फिगर का वर्णन नहीं लिखेंगे, टाइम किल होगा, आप सब समझ ही रहे हो। इक्वेशन ऑफ द लाइन पी क्यू, ब्रैकेट में लिखते चलो, विच इज द जनरेटिंग सिस्टम, which is the generating system is, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण है ना, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 होता है। तो इतना लिख करके इसको अर्थाइए कि आपके संदर्भ में ये क्या होगा, y माइनस, इसे आप x1 y1, इसे x2 y2 समझ लो, x1 y1
और x2 y2। बोलिए y माइनस y1 माने r1 इक्वल टू y2 r2 माइनस y1 r1 अपॉन x2 h माइनस x1 0 इंटू x माइनस 0। ये रहा, दैट इज y इक्वल टू माइनस r1 को इधर कर दिए r1 प्लस ब्रैकेट r2 माइनस r1 अपॉन h दिस होल मल्टीप्लाइड बाई x नंबर 1। चूंकि सरफेस का एग्जाम्पल है तो इसमें ds अपॉन dx की जरूरत पड़ेगी, तो आओ पहले उसी की व्यवस्था कर लें। ये तो तय है कि y कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि आप x एक्सिस के अबाउट घुमाने जा रहे हो, है ना। x एक्सिस के अबाउट घुमाने जा रहे हो तो मान लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब इधर मोटा ज़्यादा है तो यहीं कहीं होगा ना, इधर से दूर होगा इधर से नज़दीक होगा। मान लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, तो आपको प्रूव करना है AG अपॉन GB इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यही लिखा हुआ है। देन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिवाइड्स द एक्सिस। एक्सिस कौन होगा? AB इज द एक्सिस, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ AB इज द एक्सिस ऑफ द फ्रस्टम, ऑफ द फ्रस्टम। एक बात ये हो गया। दूसरी बात H इज द हाइट ऑफ द फ्रस्टम। ये तो आगे बढ़िए, बकिया मिटा दे, किसी चीज की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। फिगर नहीं मिटा रहा अभी। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट y डैश इक्वल टू r1 कांस्टेंट है, खत्म, यही बचेगा कांस्टेंट, r2 माइनस r1 अपॉन h होल स्क्वायर। देयरफॉर ds बाई dx इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 1 प्लस इसका स्क्वायर r2 माइनस r1 होल स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। देखो भैया यहाँ स्क्वायर कहाँ से लग गया, हे राम हे राम हे राम। अब क्या दिमाग है ना, यहाँ का यहाँ चला जा रहा है। हाँ, जैसे कंप्यूटर टाइपिंग में कोई लेटर छटक के किसी और पेज पे चला जाता है, वही हाल उसका पढ़िया का देखो यहाँ पे है। असल में दिमाग आगे आगे भागता है ना, दिमाग आगे आगे भागता है और लिखना साथ साथ फिगर के और दिए हुए तथ्यों के साथ साथ चलना है। इसी तालमेल में कभी कभी अभाव हो जाता है और एरर आ जाता है। अब ठीक है ना? हाँ भाई अब ठीक है। इक्वल्स टू 1 बाई एच इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस r2 माइनस r1 होल स्क्वायर, ये आ गया। और अब गौर से देखें, कांस्टेंट ही तो आया आखिर में, वेरिएबल x और y है ही नहीं है। इस कांस्टेंट को कुछ मान लो सुविधा के लिए, इतना मोटा कौन ढोएगा। इक्वल टू k खाली है, k से, ये तरीका है। बहुत लैंग्वेज नहीं लिखना है। टू प्रोड्यूस द सरफेस वी रिवॉल्व, बोल दे रहे हैं, टू प्रोड्यूस द सरफेस वी रिवॉल्व द लाइन पी क्यू अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक ना। Therefore, the line PQ is generating system. Limits for this generating system are, limits क्या होगा? एक ये लाइन है बाउंडिंग लाइन, इसका इक्वेशन x इक्वल टू 0 और एक लाइन ये है, ठीक, इसका इक्वेशन x इक्वल टू h। Since the axis of revolution is x axis, therefore center of gravity of the surface must lie on x axis and so y bar must be 0. Now x bar is, तो यहाँ पे हम सीधा सीधा ऐसे लिख दे रहे हैं कम लिखते हुए, ऑब्वियसली y बार इक्वल टू 0। नाउ x बार इक्वल टू AG, ठीक, ये ओरिजिन भी तो है, x एक्सिस y एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इक्वल्स टू इंटीग्रल, फार्मूला लिखिए x इंटू
वाई डी एस डिवीजन इंटीग्रल वाई डी एस इक्वल्स टू इंटीग्रल एक्स इंटू वाई। अब वाई हम मिटा दिए, देखो वाई क्या था, वाई था ब्रैकेट में लिखो वाई था R1 प्लस R2 माइनस R1 अपॉन एच मल्टीप्लाइड बाई एक्स, यही था वाई, एक्स इंटू वाई इंटू डी एस को हम लिखते हैं डी एस बाई डी एक्स, और डी एक्स डिवीजन इंटीग्रल अटेगा नहीं, इसमें नीचे लिखेंगे, आएगा नहीं, लिमिट 0 टू एच, डिवीजन इंटीग्रल 0 टू एच, सिर्फ वाई लिखना है ब्रैकेट में R1 प्लस R2 माइनस R1 अपॉन एच मल्टीप्लाइड बाई एक्स इंटू डी एस अपॉन डी एक्स, ये रहा। implies that x bar is equal to इंटीग्रल 0 टू h, x से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, R1 इंटू एक्स प्लस R2 माइनस R1 अपॉन एच इंटू एक्स स्क्वायर, डी एस अपॉन डी एक्स का मान क्या आया था, k आया था, कांस्टेंट k, डी एक्स डिवीजन इंटीग्रल 0 टू h ब्रैकेट R1 प्लस R2 माइनस R1 अपॉन 2 अपॉन h इंटू एक्स ब्रैकेट क्लोज्ड k डी एक्स, ये रहा। k कांस्टेंट है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कैंसिल कर दें, एक स्टेप बचा लें इसे कट मार के, जबकि इसे कट मारना नहीं चाहिए बड़े बच्चों को, ये छोटे बच्चों के लिए होता है भैया इसको काट दो, अब उतारो, जो कट गया है उसको छोड़ देना, छोटे बच्चों के लिए। लेकिन अब हम स्टेप बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, छोटे बच्चों वाला काम। इक्वल्स टू R1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस R2 माइनस R1 अपॉन एच और एक्स क्यू अपॉन 3, लिमिट 0 टू h, डिवीजन R1 एक्स प्लस R2 माइनस R1 अपॉन एच एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 टू h, इक्वल्स टू R1 एच स्क्वायर अपॉन 2 प्लस R2 माइनस R1 अपॉन एच इंटू एच क्यूब अपॉन 3, 0 से कुछ आएगा ना, x की जगह 0 रखोगे तो सब 0 हो जाएगा, डिवीजन ब्रैकेट R1 एच प्लस R2 माइनस R1 अपॉन एच इंटू एच स्क्वायर अपॉन 2, सिंप्लीफाई करा जाए, इक्वल टू ब्रैकेट R1 एच स्क्वायर अपॉन 2 प्लस R2 माइनस R1 अपॉन 3 कर दें, इसको यहाँ कर दें, इसको काट दें, इंटू एच स्क्वायर, डिवीजन R1 एच प्लस R2 माइनस R1 अपॉन 2 इंटू एच, ये h कॉमन ले लो, इस एच स्क्वायर जो कॉमन होगा उससे कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा h, और ब्रैकेट में R1 बाई 2 प्लस R2 माइनस R1 बाई 3, डिवीजन R1 प्लस R2 माइनस R1 अपॉन 2, ठीक, इक्वल्स टू h बाई 6 इंटू 3R1 प्लस 2R2 माइनस 2R1, डिवीजन 1 अपॉन 2 इंटू 2R1 प्लस R2 माइनस R1, इक्वल्स टू ये 1 अपॉन 2, 2 बन के ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2h अपॉन 6, और ब्रैकेट में R1 प्लस 2R2 डिवीजन R1 प्लस R2, ये रहा, और इसको हम ऐसे लिख लें, इज इक्वल टू h बाई 3 इंटू
R1 प्लस 2 R1 अपान R1 प्लस R2, ये AG निकला है। आपको प्रूव करना है AG अपान GB, तो AG मालूम हो गया, चलो GB निकाल लें। ठीक है भाई, सबने देख लिया स्पष्ट। Also, GB इक्वल टू AB माइनस AG, यानी कि H माइनस H/3 इंटू R1 प्लस 2 R2 अपान R1 प्लस R2, दिस इज इक्वल टू H/3 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, H/3 कॉमन लिया हमने, तो हो जाएगा 3 माइनस R1 प्लस 2 R2 अपान R1 प्लस R2, ये रहा। इससे भी बाहर करा, यार रहने दें, H/3 ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लाई 3R1 प्लस 3R2 माइनस R1 माइनस 2R2 अपान R1 प्लस R2 इज इक्वल टू H/3 इंटू, ये देखो ठीक है ना, 2R1 प्लस R2, 2R1 प्लस R2 अपान R1 प्लस R2। ये वैल्यू किसकी थी, ये AG की थी, तो रेशियो मिल गया ना। देयरफॉर AG अपान GB इज इक्वल टू H/3 H/3 कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये आ गया R1 प्लस 2R2 अपान 2R1 प्लस R2। यही आपको सिद्ध करना था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी G डिवाइड्स द एक्सिस AB इन द रेशियो 2R1 प्लस 2R2 इज टू 2R1 प्लस R2। उल्टा पुल्टा हो गया क्या? क्वेश्चन पढ़ा जाए भाई, बिल्कुल ठीक है। R1 प्लस 2R2 अनुपाते 2R1 प्लस R2। वीडियो को लाइक करिए। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे यूज ऑफ डबल इंटीग्रल, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने में डबल इंटीग्रल का उपयोग। थैंक यू वेरी मच।